नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एनसीईआरटी रिसर्च क्लासेज में। आज हम लोग भाग 2 देखेंगे 6th क्लास का चैप्टर 1 का सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और हम लोग बने रहते हैं। यहाँ देखिए सौरमंडल, हम लोग अब पढ़ेंगे सौरमंडल, है ना। उससे पहले हम थोड़ा जान जाते हैं। क्या आप जानते हैं को पढ़ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी सूर्य देवता को कहा जाता था सोल। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। जितना भी सौर हम बोलते हैं वो किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा, है ना। सौर परिवार, सोलर सिस्टम, ये सब किससे है? यानी कि उसी को कहते हैं सोलर सिस्टम ही क्या कहते हैं? सौरमंडल को ही कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए यहाँ पे ये सब किससे संबंधित है? सूर्य देवता से, है ना। सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा गया। सौर संबंधित है सूर्य से, इसलिए सूरज के परिवार को क्या कहना है? सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। आप लोग लिखिएगा सौर पवन, ये जितने भी हैं। आगे देखिए, एक ठो और है हम लोग के पास, है ना, शब्द की उत्पत्ति। तो थोड़ा हम लोग शब्द की उत्पत्ति पर भी ध्यान देते हैं। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं। अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसको हम उपयोग करते हैं एक भाषा में, लेकिन दूसरे भाषाओं से लिए हुए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ज्योग्राफी कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया। ज्योग्राफी कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जी और ग्राफिया। जी और ग्राफिया से बना है। तो देखिए, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ जी और ग्राफिया। जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। ग्राफिया का मतलब क्या होता है? लिखना। यहाँ पे दिया। हाँ, आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। अब देखिए, ज्योग्राफी, है ना, यानी पृथ्वी का विवरण और इससे संबंधित कुछ हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जियो प्लस लॉजी, जूलॉजी, इसमें काची का अध्ययन हम लोग करेंगे? पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। जियो प्लस मेट्री यानी होगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या करेंगे? पृथ्वी का मापन का करेंगे। ज्योमेट्री में हम मापने वाला काम करेंगे। जैसा खेत है, बाजार है, इस सब में जितना भी आकृति वाला तो सब ज्योमेट्री में आएगा। अब देखिए जियो प्लस आइड, जियो प्लस आइड, ये काची हो जाएगा? ज्वाइड। ज्वाइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी के आकार के अनुरूप पढ़ेंगे ना, पृथ्वी का आकार कैसा है ना। तो हो गया जियोलॉजी, ज्योमेट्री और ज्वाइड। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा। क्या देखिए, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, पर अभी हम लोग रहेंगे। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को, ना, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्री किसको कहते हैं? खगोलीय पिंडों के बारे में, है ना, उसके बारे में अध्ययन जो करता है। खगोलीय पिंड में जो आकाश में है, दिखते हैं हमें तारा, तारामंडल, जितने भी चीज़ दिखते हैं, वस्तुएं आकाश में, उस सब के बारे में अध्ययन जो करता है उसको क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। वो हमारे अगल बगल के ही, हमारे बगल में ही खगोल है, जाके आर्यभट्ट थे जिन्होंने शून्य दिया था। वो खगोल शास्त्री, उन्होंने ही अपने गांव के नाम पर, खगोल के नाम पर क्या कर दिया था? खगोल शास्त्री, खगोल पिंड नाम धरा था उसका। चलिए, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे कौन? आर्यभट्ट, है ना। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। उन्होंने उस समय ही कहा था कि जो है, आर्यभट्ट में उनका पुस्तक था, है ना। अतः तो उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने, आर्यभट्ट जी ने कहा था कि जितने भी ग्रह है, चंद्रमा है, ये सब जो है, उनमें प्रकाश कहाँ से आया है? सूर्य प्रकाश का परावर्तित, जो सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ता है, उससे परावर्तित किरणें जो हैं उन्हीं से वो चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। अब आते हैं हम लोग मुद्दा पर। ये देखिए, चलिए, आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, जो ग्रह के चारों ओर घूमता है, उसे उपग्रह कहते हैं, है ना। यह हमारे पृथ्वी का सहचर है, यानी पृथ्वी जैसे है उसी समय का ये भी है।
तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। किसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है? पृथ्वी के चारों ओर। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, जो अभी हम लोग पढ़े थे। देखिए कौन कौन है। सौर मंडल, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे अभी? सौर मंडल के बारे में। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर सौर मंडल का निर्माण करती है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। सूर्य हो गया, 8 ग्रह जो हो गया है ना, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ये सब क्या है। और उसके बाद क्षुद्र ग्रह जो क्षुद्र वाली पट्टी थी, उसके बाद चंद्रमाएँ सबके हो गए, और अन्य जो उसके चारों ओर घूमते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? सौर परिवार कहलाते हैं। सौर परिवार के मुखिया सूर्य। सूर्य के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देखिए। ठीक है, सूर्य के बारे में है ना। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है सौरमंडल के प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत कौन है? सूर्य ही है। लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे कितना दूरी है? सूर्य से पृथ्वी की लगभग दूरी कितना? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ग्रह, तो ग्रह किसको कहेंगे? ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, है ना, नेपच्यून। ये सब क्या है? ग्रह है। ये देखिए, अगर लाइन से ग्रह को, माई वेरी इफेक्टिव मदर जस्ट सेट अस नट्स, अगर इसको हम करते हैं तो हमें एम से मरकरी हो गया, वैसे वेनस हो गया, जैसे अर्थ हो गया, एम से मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, है ना, सैटर्न हो गया। तो ये ऐसे हम लोग भी इसको याद कर सकते हैं। आगे देखिए, सौरमंडल के सभी, है ना, आगे हम लोग पढ़ते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार होता है, इसे कक्षा कहते हैं। वो जो जिस निश्चित पर दीर्घवृत्ताकार जो निश्चित होता है उसको क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, है ना। जैसे सूर्य ऐसे था, देखिए, है ना, देखिए सूर्य ऐसे था, सूर्य के चारों ओर ऐसे 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 जो था, है ना, बुध इस पर घूमता था, ये बुध का कक्षा हो गया। ये शुक्र इस पर घूमता था, शुक्र का कक्षा हो गया। ये पृथ्वी का कक्षा हो गया। इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये जो कक्षा कहते हैं। आगे आगे देखिए, कक्षा तो हम लोग पढ़ लिए, है ना। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं ना। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा भनवी उसको कहते हैं। जुड़वा ग्रह कौन है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय, है ना, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, और उस समय से उसको बौना ग्रह में कर दिया गया। उससे पहले हम लोग 9 ग्रह होते हैं, लेकिन अब 8 ग्रह ही हम लोग पढ़ते हैं। इस सब के देन है। वो क्या करता था कि दूसरे का कक्षा को भी काट देता था, है ना, वो घूमता था, बाकी सब किसी का कक्षा को नहीं काटते हैं। इसलिए देखिए, पृथ्वी, हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। हमारा पृथ्वी सबसे सुंदर है ना। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। दूरी के अनुसार सूर्य के से पृथ्वी कितना नंबर पर है? तीसरा पर है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है ध्रुव के पास पृथ्वी क्या ऐसी थोड़ा सा चपटी है। इसे करने से क्या कहते हैं? भूभाप कहते हैं। भूभाप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान चपटा, है ना। चलिए, यहाँ देखिए, ये थोड़ा इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं ना। देखिए,
क्या आप जानते हैं, नहीं जानते तो किसे पढ़ते हैं, कि आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने पर 8 मिनट लगता है। पृथ्वी पर आने में सूर्य के प्रकाश कितना देर लगता है, 8 मिनट लगता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने दूरी पर है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ देखिए, अब देखिए सूर्य से यहाँ तक लंबे पर से जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ है ना, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो गर्म है और न ही अधिक ठंडा है। यहाँ पानी एवं जलवायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। यहाँ पे ही सिर्फ ऑक्सीजन मौजूद है और बाकी खोज किया गया है जो अधिकतर पर नहीं मिला। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो पृथ्वी के समान होंगे, लेकिन वहाँ पर हम लोग को पहुँच नहीं है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन है, पृथ्वी है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसमें 2/3 जो है पृथ्वी पर सिर्फ पानी है, इसलिए नीला ग्रह भी इसको कहते हैं। नीला दिखाई देता है अंतरिक्ष से, पृथ्वी को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्यों नीला दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 पानी है, इसलिए जल की मात्रा अधिक होने के कारण ये क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। अब हम आते हैं चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं कुछ, है ना। चंद्रमा जो पृथ्वी की उपग्रह है। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है ना। पृथ्वी के केवल 1/4, यानी कि पृथ्वी का 100 मीटर है तो इसका 25 मीटर है। यह इतना, यानी कर रहे हैं सच में इसका 25 मीटर नहीं है, 1/4 है, ठीक ना। यह इतना बड़ा इसलिए है, इसलिए प्रतीत होता है विंडो की अपेक्षा नज़दीक है ना। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन, चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। याद हो जाएगा, हमारे साथ बोलते रहिए, है ना। चंद्रमा की दूरी कितना है पृथ्वी से, 3,84,400 किलोमीटर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते रहिएगा। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। सूर्य कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, और चंद्रमा सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे देखिए, कुछ मानव उपग्रह को हम देखते हैं। ये क्या है, मानव निर्मित उपग्रह है। यहाँ देखिए, पृथ्वी से इसको छोड़ा गया, रॉकेट के द्वारा इसको छोड़ा जाता है ना। ऊपर ले जाके इसको कक्षा में फिर खोल दिया जाता है, और कक्षा में ये छूट जाता है तो ऐसा दिखता है। इसके द्वारा हम लोग संचार वगैरह को भी करते हैं, और अपने ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसके इर्द गिर्द उसको भी पता लगाते हैं। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं मानव निर्मित, है ना। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है ना। मानव निर्मित उपग्रह क्या है, कृत्रिम पिंड में। कृत्रिम पिंड यानी कि मानव द्वारा निर्मित पिंड को क्या कहेंगे, कृत्रिम। कृत्रिम यानी कि मानव जिसको बनाया वो कृत्रिम कहलाता है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर समाचार माध्यम के लिए किया जाता है। ब्रह्मांड के बारे में जानकारी के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और पृथ्वी पर संचार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ना। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। देखिए, अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, इनसेट, IRS, एड्यूसेट, ये सब क्या है, भारत के ये उपग्रह है। इनसेट हो गया, IRS हो गया, एड्यूसेट इत्यादि। तो देखिए आगे, उपग्रह है ना। उपग्रह जैसे कि हम लोग इसके बारे में पहले पढ़े हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लाता है जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर लगाता है चक्कर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। उसी समय वो अपने अक्ष पर भी घूम जाता है, जिसकी वजह से हम चंद्रमा का एक ही भाग पृथ्वी से देख पाते हैं ना। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा के परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है वहाँ पे, यानी कि नहीं जाके जिंदा रहेंगे लोग, मर जाएंगे वहाँ जाएंगे तो। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है।
जो पूर्णिमा के रात में हम लोग कहते हैं कि वो पेड़ है चंद्रमा पर, पेड़ नहीं है, वो क्या है चंद्रमा पर, वो पर्वत है, गड्ढा है, वहाँ पे नहीं प्रकाश जा पाता, इसलिए वो अंधेरा दिखाई देता है ना। तो हम लोग क्या सोचते थे कि वो चंद्रमा पर क्या चाहिए, पेड़ है और एगो बूढ़ी होकर झोड़ी धर के बैठल है, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, हम लोग भ्रांतिया में थे। चलिए आगे, जो क्षुद्र ग्रह, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्षुद्र ग्रह कैसा है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड हैं, जिसे क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो क्षुद्र ग्रह की पट्टियाँ जो थी बहुत छोटे 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 थी, है ना, कैसे थी, छोटे 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 ऐसे ऐसे थी ना, चारों पट्टी घूम रही थी ये पट्टियाँ, वो क्षुद्र ग्रह, यानी क्षुद्र ग्रह बहुत छोटे छोटे पिंड होती हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं ना। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग हैं। जो क्षुद्र ग्रह हैं किसका भाग हैं, ग्रह के ही भाग हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। जो विस्फोट हुआ था उसके क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी वाला जो विस्फोट हुआ था, हग विस्फोट जो हुआ था बहुत बड़ा, उसमें टूट के वो लोग अलग हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे उल्का पिंड। ये उल्का पिंड क्या होता है, ये जो होते हैं उल्का पिंड, ये छोटे छोटे होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो क्या होता है बहुत छोटे होते हैं, पता यानी इतना भी नहीं छोटा होता है, बड़े होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, ग्रहों से उपग्रहों से बहुत छोटे होते हैं। ये जब गिरते हैं हमारे कक्षा में यानी पृथ्वी कक्षा में, तो क्या होता है कि ज़्यादातर उल्का पिंड क्या हो जाता है कि वो वहीं पे जड़ के ख़त्म हो जाते हैं, है ना। जब वो गिरते हैं और रास्ते में जड़ जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, उल्का, और नीचे गिर जाते हैं कुछ अवशेष बच जाता है तो उल्का पिंड कहलाते हैं। चलिए इसको आगे बताया जाएगा, लेकिन इसको मैं अभी जो दिया हुआ उसके बारे में हम लोग ना, चलिए हम लोग कर ही लेते हैं। देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। एकदम छोटे छोटे टुकड़े हैं, इतना भी छोटा नहीं, बहुत बड़ा है, जैसे कि छोटा ग्रह और उपग्रह और से बहुत छोटा होता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जो वायुमंडल है उसमें जब वो आते हैं, हमारी पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण को खींच लेती है, वो अपने से थोड़ा भी गड़बड़ाता है तो हमारे पृथ्वी उसको खींच लेती है, तो हमारे वायुमंडल के घर्षण से ये क्या होता है, जल जाता है ना। उल्का पिंड के गिरने से ही जुरासिक युग में जो था डायनासोर का जो राज था पृथ्वी से ख़त्म हुआ था। वैज्ञानिकों का कहना है बहुत बड़ा एस्टेरॉयड गिरा था, जिससे क्या हुआ था कि पूरा पृथ्वी पर कंपन हो गया था, रेडिएशन निकले थे बहुत सारे, जिससे वो सारे मारे गए। अब देखिए, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं ना, जब हमारे वायुमंडल में आते हैं तो गर्म होकर जलने लगते हैं तो चमकदार लगता है, तो हम लोग कहते हैं अरे तारा टूटा, लेकिन वो तारा नहीं टूटता है, वो क्या होता है, उल्का पिंड होता है जो हमारे वायुमंडल में आता है तो वो जल जाता है ना। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से नहीं जलता है ना, कभी कोई उल्का पिंड हो जाता है जो पूरी तरह से नहीं जलता है, बिना जले ही पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? आकाश में आप सफ़ेद खुले आकाश में चौड़ी पट्टी की तरह एक सफ़ेद पट्टी को देखा है? अगर आप देखें तो वही था आकाशगंगा, ठीक ना। ये देखिए, यही है आकाशगंगा, देखा ही होगा, मिल्की वे जिसको कहते हैं, इसी में है हम लोग, हमारा सौरमंडल यहीं पे है, ठीक। तब देखिए, यह लाखों तारों का समूह है, बहुत सारा तारा है इसमें। यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे कहलाता है, मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की से की गई है। यानी प्राचीन काल में पुराने समय में इसको क्या कहता था लोग कि आकाश में एक क्या है, एक नदी बह रहा है, काची का प्रकाश की एक बहती हुई नदी है ये, इसीलिए इसको कहा गया था आकाश गंगा के, आकाश में गंगा जी बह रहे हैं, प्रकाश की नदी। इसी प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार आकाश गंगा क्या है, करोड़ों तारों, है ना, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है।
उसमें बहुत सारे तारा हैं, बादल है, गैस है ना, उसी से बना हुआ है आकाशगंगा। ये देखिए ब्रह्मांड, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ब्रह्मांड के बारे में। अब ब्रह्मांड क्या है देखिए, आकाशगंगाएं मिलकर, एक आज धर लीजिए, चलिए, आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड होता है ना। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। यानी कहने का मतलब है यानी कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है ना, अंदाज़ा ही लगाता है वैज्ञानिक। लेकिन फिर भी यही कह रहा है, हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड के हिस्सा हैं। क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा ब्रह्मांड का एक भाग है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इनमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ पे है? तो देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, ना बहू, देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पृथ्वी पर है ना, हम लोग हैं कहाँ हैं? पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी कहाँ है? सौरमंडल में है। सौरमंडल कहाँ है? आकाशगंगा में है। आकाशगंगा कहाँ है? ब्रह्मांड में। यानी ब्रह्मांड सबसे बड़ा, ब्रह्मांड के अंदर है आकाशगंगा, गंगा के अंदर में क्या है? सौरमंडल, सौरमंडल के अंदर में क्या है? पृथ्वी है। तो हम लोगों ने ये जाना, और अगले क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इसलिए आप बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल में बने रहिए, और आगे पूरा हमें 6 to है ना 6 to 12 तक की हमको क्लास को करना है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।